चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है भूजैव रासायनिक चक्रण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह है क्या। जितने भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवन चल रहे हैं उन सबका एक साइकिल है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला कैसे चलती है? पौधे हैं, पोषक तत्वों को खींचते हैं। कुछ पोषक तत्वों को वो हवा से प्राप्त करते हैं। तो वो पोषक तत्व गैसीय साइकिल का पार्ट हो जाते हैं। गैसीय चक्र का जो जो एलिमेंट आपको गैस से प्राप्त होंगे, हवा से प्राप्त होंगे, और जो जो तत्व आपको मिट्टी से या पानी से प्राप्त होंगे, ठीक है, वो जड़ों के द्वारा खींचे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो भू चक्र का भाग हो जाएंगे। यानी कि दो तरह के साइकिल्स इसमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो वह चक्र जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों का, अजैविक तत्व कौन कौन से बताया था मैंने? अजैविक तत्व कौन से होते हैं? जैसे ये सर पोषक तत्व जो, सूर्य हाँ हाँ, सूर्य की और रोशनी होगी, बिल्कुल सही। पानी है। हम्म। वायु पानी हाँ, जो ये ये सब कौन ले लेगा? जैविक प्रावस्था में जाएंगे, यानी जीवधारी ले लेंगे। ठीक है। ये पोषक तत्व कौन ले लेंगे? जीवधारी ले लेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ से जा रहे हैं, मतलब वहां से खींच करके लिविंग लाइफ में जा रहे हैं। इसी चीज का जो साइकिल, और वापस से घूम करके फिर से इन्हें अजैविक घटकों में पहुंचना है। मतलब अजैविक से जैविक, जैविक से अजैविक, ये रोटेशन चलता रहे। यानी इसका मतलब क्या? अजैविक से जैविक जाए, है ना, और फिर उसके बाद क्या हो? जैविक से फिर से अजैविक में आ जाए, है ना। तो यही तो साइकिल क्या कहलाती है? भूजैव रासायनिक चक्रण कहलाती है ना। तो इसको देखें, वही बात लिखी है। अजैविक तत्वों के रूप में वापस आ जाते हैं, है ना। पहले क्या हुआ? जैविक जैविक गए, परिवर्तित हुए, फिर फूड एनर्जी के रूप में फिक्स हुए, फिर अजैविक तत्वों से वापस से फिर से किस में आ जाएंगे? जैविक में आ जाएंगे। तो इन तत्वों के बार बार इस पुनरागमन के प्रारूप को ही क्या कहते हैं? भूजैव रासायनिक चक्रण कहलाता है। बायोजियो केमिकल साइकिल कहलाती है। ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। पौधों में हवा से आता है, चलो ठीक है। खनिज और जल जड़ों द्वारा कौन सी क्रिया है यार? परासरण की क्रिया से। इसको याद रखिएगा, कौन सी क्रिया से आता है? परासरण की क्रिया से आता है। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई पौधा है तो पानी जो खींचता है वो किससे खींचता है? और भोजन जब पत्तियां बनाती हैं, है ना, और उन्हें भेजती हैं तो किससे भेजती हैं? एक होता है जाइलम, है ना, एक होता है फ्लोएम। बता सकती है किससे खाना, किससे पानी? नो सर। बताया तो था, है ना। पानी खींचा जाएगा तो फ्लोएम से खाना खींचा, है ना, पत्तियां ट्रांसफर कर रही हैं, है ना। तो ये सर आप चक्र पूरा इसी माध्यम से रोटेट होता है। फिर पौधों से फिर ये जीव जंतुओं में जाएगा। हम्म। अब देखते हैं पहला चीज क्या है, कि ये जो न्यूटन साइकिल होती है, पोषण चक्र क्या है, या क्या भी समाप्त हो सकता है क्या? खत्म हो सकता है क्या? हाँ, जब एकदम जीवन समाप्त हो जाए, एक अब इसमें कोई भी पृथ्वी पर जैविक घटक ना बचे, तो जो अजैविक घटक हैं वो जहां है वैसे ही रहेंगे। उनको खींच करके अजैविक से जैविक, जैविक से अजैविक करने वाला कोई नहीं रहेगा। तब ये समाप्त हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहे हैं, पुनर्चक्रित होना बंद कर रहे हैं। पोषक तत्व कभी खत्म नहीं होते, है ना। हाँ, ये साइकिल बहुत धीमी हो सकती है। ठीक है। चक्र धीमा या तीव्र हो सकता है। ठीक है। चक्र धीमा या तीव्र हो सकता है, लेकिन बार बार पुनर्चक्रित जैसे ये हो रहा है,
यहां पर लिखा अनंत काल तक चलते रहते हैं, लेकिन धीमे हो सकते हैं और रुक भी सकते हैं। ठीक है, रुक सकता है लेकिन कब? जब पृथ्वी पर जीवन ना हो, तो ऐसे समय के लिए हमें यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। जीवन को अनंत काल तक मानते हुए, है ना, अनंत काल से अनंत काल तक मानते हुए यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे। जब मतलब जब तक जीवन है तब तक की बात का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो पोषण विभिन्न घटकों के माध्यम पोषक गतिशीलता को ही पोषण चक्र कहा जाता है। जो अभी मैंने बताया कि जो रोटेशन चल रहा है उसे ही, वो गतिशील है। गतिशील ना हो तो पोषण चक्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और कब 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 होगा ये? जब जैविक घटक नहीं होंगे, तो अजैविक घटक हो भी तो उनको कौन खींचेगा? अब कहोगे कि अजैविक घटक ना हो तो जैविक घटक, अरे तो अजैविक घटक नहीं होंगे तो जैविक घटक होंगे ही नहीं। तो उस तरह की कल्पना भी नहीं करनी, है ना। अब देखते हैं कितने तरह के होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हवा से लिए जाते हैं। अब इतना बताओ कि पेड़ पौधों के माध्यम से हवा से कितने तत्व खींचे जाते हैं? हेलो सर। हम्म। सर सॉरी, हम क्लास नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब चलो ठीक, तुम जाओ। ठीक, है। तबीयत नहीं सही तुम्हारी तो जो है जा सकती है। ठीक है, कितने तरह की होती है? ये होते हैं, एक तरह हो गया गैसीय चक्र, है ना। दूसरा होता है अवसादी चक्र। ठीक है, गैसीय साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल, दो तरह से ये होते हैं। ठीक है, तो गैसीय चक्र में जो चीजें गैस से पाई जाएंगी, जैसे कौन कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये सब क्या गैसीय साइकिल का पार्ट है ना। वो और इधर देखेंगे वाटर, है ना। वाटर कहेंगे कैसे? ऊपर एटमॉस्फेयर में जलवाष्प है, बारिश से पानी कंडेंस होकर के नीचे आता है ना। तो जो ताजे पानी का स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है? आसमान से ही आ रहा है ना। समुद्र का पानी तो केवल समुद्री जीव जंतुओं के लिए, यानी जल चक्र को आप सेडिमेंट्री में भी रख सकते हो, लेकिन कहाँ के लिए? एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए, है ना। तो अब अवसादी चक्र में क्या आएगा कि जो मिट्टी से चट्टानों से प्राप्त होने वाले तत्व, जैसे सल्फर चक्र हो गया। सल्फर, सल्फर एक ऐसा है जो कि दोनों में भी है। ठीक है, सल्फर बेसिकली तो है अवसादी, है ना, लेकिन इसके दो हैं ऐसे कंपोनेंट जो कि कहाँ से आते हैं? आसमान से, मतलब कि गैस से आते हैं। H2S, है ना, और SO2, ये दो हैं। H2S और SO2, इसको याद रखना, जो कि गैसीय चक्र का भाग है। ये गैसीय चक्र का भाग है। बाकी का जितना सल्फर है वो सब सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं, और फास्फोरस भी है। फास्फोरस प्योर सेडिमेंट्री साइकिल है ना। मिट्टी से ही पौधों को मिलेगा, पौधों से जीव जंतुओं में जाएगा, और फिर जीव जंतुओं से वो कहाँ चला जाएगा? जीव जंतुओं से वो चला जाएगा उनके अंदर, मतलब डिकम्पोज होगा, फिर से मिट्टी मिल जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर पेड़ पौधे भी समाप्त हो गए तो उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही बात लिखी गई है ना, कि यद्यपि सल्फर चक्र अवसादी चक्र के अंतर्गत रखा गया है, किंतु इसकी एक अवस्था गैसीय भी होती है ना। एक नहीं, दो अवस्था। ठीक है, दो अवस्था। क्योंकि बाद में H2S, बाद में SO2 बन जाएगा, तो इसलिए उसको एक ही मान लेते हैं। लेकिन आप इसको दो लिख करके चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। H2S और SO2। ठीक है, क्योंकि इस तरह देखा जाए तो सब कुछ हाइड्रोजन से बना है, एक ही तत्व से, है ना। तो वो इसमें दो होते हैं, H2S और SO2। यानी कह सकते हो कि 20% मान लो इसको कि ये गैसीय चक्र के अंतर्गत आता है। हम्म। तो अगली बार, फास्फोरस में भी गैसीय प्रवाह अत्यंत कम समय के लिए होती है। ठीक, बहुत ज्यादा हीट की कंडीशन में, बहुत ज्यादा हीट की कंडीशन में ऐसा होगा, लेकिन वो भी निग्लिजिबल है, नगण्य है, तो उसको अब गिनने की भी जरूरत नहीं है। वो
आप कह सकते हो कि वो शुद्ध अवसादी चक्र का भाग है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आ गया कि जो चीजें हवा से प्राप्त होंगी वो गैसीय चक्र का है, और जो चीजें मिट्टी से प्राप्त हो रही हैं वो अवसादी चक्र का भाग है। ठीक है। अब इसमें चक्र कौन कौन से हैं सिलेबस में, ये हमने देख लिया, है ना। ये देखो, दोनों पढ़ने हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ना। और नाइट्रोजन की भूमिका क्या क्या है, कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? नाइट्रोजन क्या क्या करती है? कई सारे काम करती है नाइट्रोजन। एक तो देखिए 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है भाई, है ना। तो पहला फायदा नाइट्रोजन से जो देखने को मिलता है वो है कि ये, सर मिट्टी का स्थिरीकरण करती है शायद। हाँ, पौधों के मिट्टी लिए में। अत्यावश्यक है ना। सभी जीवधारियों के लिए अत्यावश्यक है। अमीनो एसिड तो चाहिए होगा के लिए अत्यावश्यक। दूसरा क्या? दूसरा, ये ग्लोबल कूलिंग गैस है। ठीक है। ग्लोबल कूलिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वगैरह, ये ग्लोबल कूलिंग गैस है। ये शीतलन प्रभाव वायुमंडल पर, शीतलन प्रभाव डालती, ठंडा करती है। नहीं तो वायुमंडल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा इसके ना रहने की वजह से। इसलिए नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं काय में, काय में प्रयोग कर देते हैं ठंडा करने वाले उपकरणों के निर्माण में, उसमें प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन को। एक चीज यहां क्वेश्चन और बनता है, नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ठंडा नहीं, गर्म करने का काम करता है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है। कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना। लाफिंग गैस जिसे आप कहते हो, है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन का काम करती है। बाकी सभी नाइट्रोजन का काम क्या? ठंडा करना। इस तरह से, यानी कि ये हीट बजट में नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोई ठंडा करे कोई गर्म करे तो इस तरह से जीवन चलेगा, है ना। ऐसे ही सिस्टम फिर रेगुलेट होता चलेगा भाई, है ना। अब ये क्या है? एक अक्रिय गैस है, होती है ये सामान्य दशा में, हमेशा नहीं, सामान्य दशा में किसी के साथ में कोई कंपाउंड नहीं बनाती। ऑक्सीजन क्या होती है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस होती है ना। तो तीसरी चीज क्या करता है ये? ऑक्सीजन पर तनुकारक प्रभाव डालती है। ऑक्सीजन पर तनुकारक, तनु तुम बताओ, है ना, कि तनु क्या, तनुकारक प्रभाव क्या होता है? अपने नाम की व्याख्या कर दो। ऑक्सीजन पर डाइल्यूजन इफेक्ट डालती है। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है। बिना ऑक्सीजन के आग लगती है क्या? नहीं। हम्म, है ना, नहीं ना। तो फिर ये क्या करती है? ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, 20.95% ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं। तो क्या करेगी? ये 78% है तो उसको डाइल्यूट कर देती है। जब वो डाइल्यूट हो जाती है तो जल्दी आग नहीं लगेगी, नहीं तो पता चला कि थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ आग लग गई, पूरी धरती जल रही, ऑक्सीजन भी जल करके स्वाहा हो गई। तो जीवन कैसे चलेगा बिना ऑक्सीजन के?
और ऑक्सीजन जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है तो उसके रिएक्शन को भी कम कर देती है। नहीं तो इतनी जल्दी जंग लग जाएगा, इतना जल्दी तरह जल्दी गैसेस सब कंपाउंड बनाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि ये संतुलन बनाए रखने का काम भी नाइट्रोजन करती है। इसके कितने सारे फायदे हो गए। एक तो जीवधारियों को भी चाहिए अमीनो एसिड के रूप में। दूसरा फायदा कि ये पर्यावरण को, पृथ्वी को ठंडा करती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस को छोड़ दो तो बाकी ऑक्सीजन की रिएक्टिवनेस को कम करती है, तनु डाइल्यूट कर देती है। जैसे मान लो कि एक गिलास में बहुत ज्यादा चीनी है ना, उसमें शरबत में चीनी ज्यादा हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है। तो अब उसको हल्का करना हो चीनीपन, तो क्या करेंगे, उसमें उसमें चीनी बाहर निकालेंगे कि और कुछ करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर देंगे। एक शरबत में चीनी ज्यादा हो गया है। पानी डाल देंगे सर। हम्म। हाँ बिल्कुल, पाव क्या, पानी डाल, रूअफ़ज़ा नहीं डाल दोगी, थोड़ा रूअफ़ज़ा डाल, कंजूसी कर रही है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। तो वही होता है तनु। ठीक है, उसी को कहते हैं तनु कारक प्रभाव। तो ऑक्सीजन की सांद्रता को कम कर देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें तो वही सब चीजें लिखी गई हैं। ठीक, अमीनो नाइट्रोजन अमीनो अम्ल का प्रमुख घटक है जो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है ना। दूसरी चीज, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य यौगिकों में परिवर्तन। यही तो पूरा चक्र पढ़ना है हम लोगों को, है ना। आगे आ जाते हैं, ये देखेंगे, इसमें पूरा साइकिल देखने को मिलेगा। अभी हम उस पर बाद में आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे कैसे हो सकता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कोई जरूरी नहीं है कि कोई, केवल जो है बैक्टीरिया के माध्यम से ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। और भी बहुत सारे मेथड हैं, तरीके हैं जिससे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, जैसे अगर कह दो कि बैक्टीरिया नहीं होंगे, एकदम पहले शुरुआत में बैक्टीरिया नहीं थे, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे हो गया, एक बड़ा पहलू बनता है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन तड़ित झंझा। अगर बादल घनघोर घटा आएगी, बादल गरजेंगे, है ना। तो पहले तो डर लगता था ना, बादल गरजे तो खुश हो जाओ, क्योंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर रहा है कि ढेर सारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देगा। ये देखो, ये थंडर लाइटनिंग एक मेथड क्या है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, तड़ित झंझा। तड़ित झंझा मतलब बिजली चमकना। बिजली चमकेगी आसमान में, गरजेगी, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, आईएएस के क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से मेथड हो रहे हैं जिससे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। और स्थिरीकरण क्या है, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, गैसीय वायुमंडल जैविकीय और औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा या औद्योगिक प्रक्रम से भी होता है। फर्टिलाइजर बना दो, यूरिया डाल दो खेत में सीधे, है ना। नाइट्राइट और नाइट्रेट आदि में परिवर्तित कर, चाहिए क्या, नाइट्रेट चाहिए, पौधों को नाइट्रेट चाहिए होता है, NO3 डबल माइनस चाहिए, है ना। और यही पौधे खाएंगे, है ना। तो अब NO3 डबल माइनस तक बनाना है और उसको मिट्टी में पहुंचाना है। जब मिट्टी में पहुंच जाएगा तो पौधे उसको ले लेंगे। पौधे जब उसको ले लेंगे तो फिर जीव जंतु पौधा खा करके उसको ले लेंगे। यही पूरी प्रक्रिया जो मिट्टी में NO3 डबल माइनस बनाया गया, है ना। और इसके पहले क्या बनेगा, नाइट्राइट, NO2 डबल, NO2 माइनस, है ना। NO2 और NO3 बनाना है कुल मिला करके, है ना। और यही नाइट्राइट और नाइट्रेट जिसे आप कहते हैं, मिट्टी में पहुंचा दो, वही है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्योंकि मुक्त अवस्था में रह रही है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है बहुत तगड़ा बॉन्ड है, और ये बॉन्ड तोड़ेगा कभी जाकर के ये किसी और से जोड़ेगा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए बड़ी तगड़ी एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा कहाँ से आई,
तो पहला मेथड है थंडर लाइटनिंग, त्वरित झंझा। थंडर लाइटनिंग, बादल चमकते हैं, बिजली गरजती है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आसमान में बारिश भी होगी तो उसी के साथ चला आएगा भाई। एक मेथड पहला वाला हो गया जिससे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बैक्टीरिया वाला मेथड बाद में देखेंगे, ऊपर देखेंगे, है ना। बैक्टीरिया वाले मेथड से भी उसी से ज्यादा क्वेश्चन ही आता है ना। वो प्रॉपर प्रोसेस चैनल, क्योंकि ऊपर आसमान से तो चीजें आ गई, है ना। NO2 आता है सबसे ज्यादा, जान लो, है ना। तो अब आसमान से चीजें आ गई, लेकिन अब उसको NO3 डबल माइनस बनाना बड़ा टास्क है ना। NO3 डबल माइनस बनाना है हमें, वही चीज हमको पानी है। चलो दूसरा देख लेते हैं मेथड, अगला। औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा, जैसे यूरिया वगैरह, फर्टिलाइजर, उर्वरकों का प्रयोग, ये देखिए मृदा में जो आप यूरिया डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, तो ये जो माध्यम है, उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसके अतिरिक्त भी और तरीके हैं, जैसे कहीं पर वनाग्नि हो, ज्वालामुखी, हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे और वो ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यानी हीट चाहिए, ज्वालामुखी अपर्दन, ज्वालामुखी अपर्दन, इससे भी खूब आग निकलता है। वनाग्नि, अगर वन में आग लग जाए, जंगल में, है ना, आग लग जाए, तो भी क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, है ना। हीट के सोर्स चाहिए, देखो वहां बिजली चमकी तो वहां भी। तीस और अगला एक और चीज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, वो भी तोड़ने जोड़ने का काम करती हैं। तो पराबैंगनी किरणें भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करती हैं। अगला, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, कवक हैं, शैवाल हैं, जो सेम यही काम करते हैं। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है ना, तो हमें बताना है। तो मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु, है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों, है ना, और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो इन जीवाणुओं के नाम क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे मटर की गांठ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। दलहनी फसलों के लिए एक खेल होगा बढ़िया। दलहनी फसलों की जड़ों में, जड़ ग्रंथियों में, है ना, लेग्यूम्स जो होते हैं, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोपस, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एनाबाइना। ये एनाबाइना क्या है, ये फर्न है एक तरह के। एजोला नाम का एक फर्टिलाइजर धान के खेतों के लिए बनाया जाता है, एजोला, है ना। उसमें एनाबाइना एक एल्गी जो पाया जाता है। तो पूछा भी गया है, एजोला फर्टिलाइजर धान की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह क्वेश्चन उठते हैं इन जगहों से, इसको आपको ध्यान रखना है। तो राइजोबियम लेगुमिनोसोरम मटर में पाया जाता है। इसे एजेटोबैक्टर, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, किसी जड़ में नहीं बैठता है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या होता है ना। एक मिनट। एक बैक्टीरिया होगा, है ना, जो जड़ ग्रंथियों में रहेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु। पहले तो ये बताइए, जितने लोग हैं क्लास में, ये बताइए कि ये बात समझ में आई कि नहीं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। नहीं तो फिर से बता दूंगा, जो भी लाइव क्लास में आएगा उसको पूरी तरह से समझा करके भेजा जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो फिर से पूछिए, मैं 20 तरीके से आपको बता सकता हूँ।
कोई डाउट? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता क्या है, ये क्लियर हो गया ना सबको? भाई N2 है ना, इसी को विभिन्न प्रोसेस से ले जा करके, है ना, N2 को तोड़ करके अमोनिया बना दें, NH3 बना दें, फिर NO2 माइनस बना दें, फिर NO3 बना दें, यही पूरी प्रक्रिया, है ना। और यही पौधा खाएगा, पौधे को ये चाहिए। हम्म। तो ये पूरी प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। और इसको कैसे कैसे किया जा सकता है, मैंने बताया, बिजली चमकेगी, बादल गरजेगा तो होगा, पराबैंगनी किरणें गिरेंगी तभी हो जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा तब भी होगा, जंगल में आग लगा दो तब भी होगा, चूल्हे में आग लगा दो तब भी थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। क्लियर? हीट चाहिए, हीट, तो ये होने लगेगा अपने आप ही, न करने की जरूरत नहीं होगी। वही है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक। अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं ये बैक्टीरिया, देखिए। कुछ हैं जो दलहनी फसलों से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नोट में भेजेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, नहीं दिखेगी, है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इनकी जड़ ग्रंथियों में सिम्बियोटिकली, पिछली क्लास में पढ़े थे सिम्बियोसिस क्या होता है, कि एक दूसरे की हेल्प करके जीवन यापन करना, है ना। तो इनकी जड़ ग्रंथियां होती हैं, उसमें परमानेंट रहते हैं, लगे रहते हैं। इन्हें कहते हैं लेग्यूम्स, जड़ ग्रंथियां। तो इनके नाम क्या है, जैसे मटर की जड़ों, राइजोबियम, जैसे राइजोबियम, राइजोपस, ये लेग्यूमिनोसोरम कहते थे, लेग्यूमिनोसोरम, है ना, राइजोपस। ये सिम्बियोटिकली अटैच्ड होते हैं। कुछ होते हैं रेंगते रहते हैं, चिपके नहीं रहते हैं। कुछ होते हैं इसे रेंगते रहेंगे, जड़ों के पास ही ढेर सारा पैदावार बढ़ा करके, कॉलोनी बना करके यहीं पर जड़ों के पास में। इसको क्या कहते हैं, इसीलिए जड़ मंडल को राइजोस्फीयर कहा जाता है, राइजो स्फीयर कहा जाता। पूछा जा राइजोस्फीयर कहाँ है, तो एटमॉस्फियर नहीं है वो, है ना। जड़ मंडल को कहते हैं राइजोस्फीयर। ठीक है, जड़ मंडल ही राइजोस्फीयर कहलाता है। तो यहाँ पर ये सब पूरे राइजोस्फीयर में घूमते रहते हैं, लेकिन जड़ से घूम, जैसे बफर सिस्टम समझ लो भाई, बैठ कर नहीं खा रहे हैं, बफर सिस्टम में खा रहे हैं। ये कौन से होते हैं? क्लास्ट्रीडियम, ये भी बैक्टीरिया है, क्लास्ट्रीडियम। ठीक। क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है उसी में, चारों तरफ चारों तरफ, गोल 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 गोल, है ना। तो ये आधा जुड़ा रहता, आधा नहीं। ठीक है। कुछ होते हैं बैक्टीरिया जो कि घूमते रहेंगे मिट्टी में, पेड़ से मतलब नहीं उन्हें, पौधे से कोई मतलब नहीं, मिट्टी भर में घूमते रहेंगे और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहेंगे। सबसे ज्यादा यही है, इनको कहते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटो बैक्टर, नाम याद रखना, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, मुक्त हैं ये, फ्री, है ना। और ये कहीं पर भी मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है करते रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, तीन तरह का। ये अटैच नहीं होते किसी से, निर्मोही बैक्टीरिया हैं, है ना। इनको पेड़ों से कोई आसक्ति नहीं है, और यही सबसे ज्यादा काम करने वाले बैक्टीरिया,
सबसे ज्यादा मिट्टी को नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करने का काम यही बैक्टीरिया कर रहे हैं भाई, है ना। चलिए, अब देखते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर वापस। हम्म। तो इतना समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या हो रही। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइजोबियम, इसी तरह से स्पाइरुलिना है ना। स्पाइरुलिना काई होती है ना। ये भी यही काम करती है। अब देखते हैं नाइट्रिफिकेशन क्या है ना। नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन क्या प्रोसेस, है ना। यहां पर आपको अब ऊपर चलेंगे तो तीन प्रक्रिया अच्छे से देखेंगे इसमें साइकिल में, तब हमें अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है। ये है हमारी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है। कलर चेंज कर लें पेन का, रेड कर लेते हैं। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है, N2। इसी अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जा रही है, नॉर्मल कंडीशन में अक्रिय। अब ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, है ना, यहां पर दो तरह के पौधे बनाएंगे। एक पौधा बनाएंगे जो जड़ ग्रंथियां जिनमें है, दलहनी, फलीदार, यानी कि एक पौधा बनाया यहां पर फलीदार। ठीक। दूसरा पौधा बनाया नॉर्मल, जो पेड़ पौधे होते हैं वो। नाइट्रोजन वाले मामले में हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन वाले पौधे में ये करना पड़ेगा। तो अब इसमें जिन पौधों की जड़ों में कौन से हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, कौन से वाले होते हैं? वही पहले जो नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो चिपके रहते हैं इसी में। और दूसरा रेंगने वाले भी इसमें हो सकते हैं। एक क्लास्ट्रीडियम भी हो सकता है और राइजोबियम भी हो सकता है। दोनों ही होता है, दोनों भी हो सकता है ना। तो वो सीधे उठा करके इसको फिक्स कर देंगे नाइट्रोजन। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, दलहनी फलीदार पौधों का काम हो गया। इसीलिए खेत में कहते हैं कि एक बार अगर धान गेहूं उगाओ तो उसके तुरंत बाद, है ना, धान उगाओ तो दलहनी फसल उगाओ, फिर गेहूं उगाओ तो फिर कोई फलीदार फसल दलहनी उगाओ। तो इससे खेत की उर्वरता मेंटेन रहती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन भर देता है खेतों में। एक बार आपने दलहनी फसल उगाया तो बैक्टीरिया पूरा ही नहीं फिक्स कर देता है पौधे में, कुछ छोड़ देता है मिट्टी में, तो मिट्टी में वो इकट्ठा होता चला जाता है ना। तो इसीलिए रोटेट करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन से फसल की गुणवत्ता बढ़ी रहती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि धान के बाद गेहूं उगा लें फिर धान उगा दें। फसल चक्रण का मतलब ये है कि एक बार धान उगाओ तो फिर जो है क्या कहते हैं मटर चना उगा दो, ऐसे करके रोटेट करते रहो, है ना। अरहर बो, चेंज करो, दलहनी फसल लगानी है तो मिट्टी उर्वर बनी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम चाहे तो लिख लीजिए, कौन से हैं ये सब? राइजोबियम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया, मान लो कि राइजोबियम है। क्लास्ट्रीडियम भी लिख लेते हैं, चलो। क्लास्ट्रीडियम भी लिख दिया, है ना। अब ये क्या किया, इसका पूरा खेल खत्म। वहां पर इसका सीधे फिक्सेशन हो गया। नो टेंशन। टेंशन ले कौन? जिसके जड़ों में देखो दाना दाना नहीं बना है, जिसकी जड़ों में कोई इस तरह का सिम्बियोटिकली अटैच्ड बैक्टीरिया नहीं है, वो बेचारा पौधा क्या करे, कैसे खाए, है ना। तो देखते हैं, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके लिए एक लंबा प्रक्रिया में जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी इसको खरगोश को बैठे रहने दो, अभी इसको कुछ नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी पौधा को तो खिला दें। हाँ, इधर खिला दो भाई खरगोश को। खरगोश ने इसे खा लिया, यानी फूड चेन में चला गया।
लेकिन केवल दाल खाने से खरगोश का काम नहीं बनेगा, है ना। अभी चावल भी खाए, गाजर भी खाएगा ये, है ना। देखते हैं, तो उसके लिए पहले इसको पोषक तत्व तो देते हैं, है ना। देखते हैं अब जो जिनके जड़ों में, जिन बड़े पेड़ जैसे हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, उनकी जड़ों में तो इस तरह का कोई ग्रेन्यूल्स वाला सिस्टम तो है नहीं। तो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सन के लिए बैक्टीरिया होंगे, कौन से, जैसे एजेटोबैक्टर। पहला, फर्स्ट स्टेज का नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। तीन चरण है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के, तीन चरण हैं। ठीक है, नीचे दिया गया है, ये देखिए, आ जाते हैं। ये तीन चरण यहां पर हमें यहीं पर लिख देंगे, है ना। एक तो हो गया कि ये जो नाइट्रोजन था उसको बना दो अमोनिया में। ठीक है, पहला स्टेज क्या होगी, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाओ। अमोनिया उस तरह ने अमोनियम आयन होता है, बनेगा। पहला चरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। दूसरे चरण में, सारे चरण याद रखना, दूसरे चरण में क्या होगा कि यह अमोनिया का नाइट्राइड बनना है। अमोनिया लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेज है ना। सेकंड स्टेज में अमोनिया को क्या बनना है, नाइट्राइड बनना है। थर्ड स्टेज में, तीसरे चरण में, इस नाइट्राइड को नाइट्रेट बनना है। और पौधा यही तो चाहिए होता है, यही पौधा खाएगा, है ना। तो नाइट्राइड बनाना है, वही पूरी साइकिल घुमा करके लानी है ना। पौधा जो खा लेता है इसी को क्या कहा जाता है, पौधा जब इसको अपनी जड़ों से खींच लेगा, अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो अम्ल, तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहा जाता है। पौधे के द्वारा नाइट्राइड खा लिया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। ये देखिए एसिमिलेशन, जो आगे आप अभी देखने को पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं भाई। ये देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला नाइट्रोजन का फिक्सेशन का जो चरण है, ये सारा सीक्वेंस इसके ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन लेगुमिनस वाले का उसका काम हो गया, उसको भूल जाइए, है ना। उसका सिलेक्शन हो गया, वो अपना पहले अटेम्प्ट में लेकर के निकल, ये तीन अटेम्प्ट इसमें लग रहे हैं। नॉर्मल पौधे को तीन अटेम्प्ट लग रहे हैं, है ना। वो ज्यादा तेज था, मेहनती था, दिमाग बहुत था, उसको पहले अटेम्प्ट में हो गया। तो अम्यूनिफिकेशन पहला चक्र है ना। इसमें एजोटोबैक्टर का मेन रोल है। ये कलर कम सूट कर रहा है, वाला। ठीक, ठीक, एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया इसमें प्राइम रोल निभा रहा है ना। अब फ्री बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में कहीं भी घूमे जा रहा है ना। अब इसने क्या कर दिया, इसने बना दिया नाइट्रोजन को, N2 को कन्वर्ट कर दिया अमोनियम आयन में, NH4+ में तोड़ दिया है। लेकिन पौधा इसको भी नहीं लेगा। तो अब कुछ बैक्टीरिया होंगे जो अमोनियम आयन को नाइट्राइड बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेज का नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये देखो, यह कुछ बैक्टीरिया है यहाँ भी, है ना। कौन है, अब यहाँ पर बात फंसती है ना। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का सेकेंड स्टेज में फिक्सेशन करते हैं। अब ये वो कंफ्यूजिंग जगह है जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है ना। इधर इधर एजोटोबैक्टर ने जो वहां पर काम किया है, अब वहां पर एजोटोबैक्टर काम नहीं कर पाएगा। एजोटोबैक्टर का काम कितना था, है ना, नाइट्रोजन का तोड़ करके अमोनियम आयन बनाना, केवल इतना काम था, है ना। अब जो काम होगा वो दूसरा, म्यूट कर लीजिए।
म्यूट रखिए। किसका ऑडियो ऑन भाई? हाँ। अब यहाँ पर सेकंड स्टेज में जो काम है वो है कि जो नाइट अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन को बनाना है नाइट्राइट। ठीक है, अमोनियम आयन को नाइट्राइट बनाने के लिए स्पेशल कैटेगरी के दूसरे बैक्टीरिया होंगे, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे पेपर में दिए गए थे, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, है ना, नाइट्रोबैक्टर, तीनों ही, पहला दूसरा, इस तरह से करके यहाँ से ऑप्शंस बनाए जाते हैं, है ना। ऐसे ऑप्शन बनते हैं। इन ऑप्शन से बिल्कुल घर घबराना नहीं है ना। अच्छा, कुछ एल्गी वेल्गी भी होते हैं जो ये काम करते हैं। अगर आप कुछ एल्गीज का प्रयोग भी करते हैं, जैसे स्पाइरोलीना, है ना, स्पाइरोगाइरा, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो ये काम करते हैं। उनकी बात अभी हम नहीं करें, यहाँ बैक्टीरिया प्रधान अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे, है ना, वो भी इसको नाइट्रोजन, फर्स्ट स्टेज की नाइट्रोजन की फिक्सेशन काम करती है। नीला हरा शैवाल जिसे कहते हो, नीला हरा शैवाल जिसे कहते हो आप, वो भी ये काम करता है। और नॉस्टॉक भी ये काम करता है। नॉस्टॉक ये भी क्या है, नॉस्टॉक, ये भी एल्गी है। ये कुछ एल्गी भी हैं जो ये काम करते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ये आपको याद रखना है, यहां पर नोट कर लीजिए कहीं। सेकेंड स्टेज वाले में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रो, नहीं नाइट्रोबैक्टर नहीं, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनाथ है, नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरिया याद रखिए प्रधान है। ऐसा नहीं कि दो ही हैं, बहुत सारे हैं जो पेपर में यही पूछे जाते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा है। तो ये क्या काम करेंगे, अमोनियम आयन को नाइट्राइट में तोड़ेंगे। सेकंड स्टेज का नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर रहे हैं। चलो भाई, NO2 मिल गया, बन गया। पौधा अभी इसको भी नहीं लेगा लेकिन, है ना, कह रहा दो नहीं हमें तीन लेना है। थर्ड स्टेज की नाइट्रोजन हमें खानी है। नॉर्मल पौधा जो है, अरे मोटा मोटा पौधा है, इसको बहुत काम करना, फल फ्रूट बड़ा बड़ा बनाना है, इसको दलहन थोड़ी बनानी है। इसको बड़े बड़े फ्रूट, कटहल इतना बड़ा सब तैयार करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा काम थोड़ी ना होगा। ज्यादा बड़ा काम करने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है ना। छोटा एग्जाम निकालना, बड़े एग्जाम निकालना, दोनों में अंतर होता है, उसी प्रकार से, है ना। अब एक और बैक्टीरिया चाहिए जो तीसरे चरण का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सके। तृतीय चरण का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया, याद रखना, अंतिम में बैक्टर, नाइट्रोबैक्टर नाम का जीवाणु क्या कर देता है, NO2 को NO3 बना देगा, और यानी कि नाइट्राइट को नाइट्रेट बना देगा। और अब ये नाइट्रेट ऐसा हो गया है कि पौधों के द्वारा आसानी से पाचित किया जा सके, एसिमिलेट किया जा सके, पौधों द्वारा इसे ले लिया जाएगा। अब इस खरगोश को खिला दो, खाद्य श्रृंखला में अब चला गया। तो कहोगे इस तरह से समय के साथ में पूरा नाइट्रोजन तो खत्म हो जाएगा, तो बाकी का नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन ये खरगोश भी मरेगा, या इस खरगोश को खाने वाला शेर मरेगा, है ना, या फिर इस पौधे को किसी ने भी नहीं खाया तो इसकी पत्तियां नीचे गिर रही थी, दब रही थी। ठीक है, तो मृत कार्बन ये भी मर करके यही मिट्टी में मिल जाएगा, ये पौधा भी मर करके इसी मिट्टी में मिल जाएगा।
और जब सब मिट्टी में मिल जाएगा तो उसका क्या होता है मरने के बाद? अगर मिट्टी में कोई दब जाए तो मरने के बाद, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधा हो, उसके साथ क्या होता है? बताइए क्या होता है? अरे क्या होता है मरने के बाद भाई? हम ये अध्यात्म वाला नहीं पूछ रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक। ऐसे ही बता दो भाई। अपघटन होता है ना? अपघटन की क्रिया होती है, डिकम्पोजिशन। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक होते हैं, फफूंद होता है, जो क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा, अपघटित कर देगा। और जब अपघटन की प्रक्रिया होगी, मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, खनिजीकरण की प्रक्रिया होगी, ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया अंतिम में जाकर के जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो फिर से अमोनिया बना देगा, अमोनियम आयन, और फिर से वहीं से चक्र फिर घूमने लगेगा, फिर से चक्र घूमने लगेगा। अब बात आती है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, जितना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिए थे, NO3 डबल माइनस बहुत सारा बना दिए थे। और आप लोग इतना पेड़ काटते हैं कि पेड़ों की कटाई चरम पर है। अब पेड़ों के पास अब पेड़ कम होते चले जा रहे हैं। तो क्या जितना बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया है, क्या पूरा का पूरा जो मिट्टी में नाइट्रोजन है वो पूरा पूरा क्या पेड़ पौधा खा लिया? नहीं। तो फालतू पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। ये तो गड़बड़ है। और गैसीय चक्र बहुत तेज होता है, जबकि अवसादी चक्र धीमा होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है? गैसीय चक्र बहुत तीव्र होता है, जबकि अवसादी चक्र जो होता है, फास्फोरस वगैरह वगैरह, बहुत स्लो, मंद गति से आते और जाते हैं, लॉक हो जाते हैं जमीन में। कार्बन वार्बन तो करोड़ों साल के लिए लॉक हो जाती है, कोयला बन जाती है ना? तो इस कारण से, और जब उनको निकालते हैं, जीवाश्म ईंधनों का दहन करते हैं, तब जाकर के निकलती है। वो हम लोग आगे इसी में है। कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, एक दिन में बाकी सारा साइकिल समझ में आ जाएगा। कल नाइट्रोजन साइकिल, मतलब आज नाइट्रोजन साइकिल को पूरी तरह पढ़ेंगे, मैप वर्क इसका देख रहे हैं। और उसके बाद जो है, बाकी के साइकिल्स इतने छोटे 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 हैं कि एक बार में खत्म होंगे। एक बार प्रोसेस कैसे बनता है चक्र का, और आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है कि चक्र बना करके अपने मन से जो पढ़े हैं, सही हो गलत हो बिना देखे, जितना पढ़े हो दिमाग लगा करके बना करके हमको भेजेंगे। ठीक है? तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, ये तो अपना काम कर दिए। पौधे भी अपना काम कर लिए। आपको जितना खाना दिया जाता है, क्या पूरा ही लपेट जाते हो? हैं? कुछ तो छोड़ोगे, है ना? वैसे खाना खा लेना चाहिए पूरा, है ना? लेकिन छूट ही जाता है, मान लो इतना सारा है मिट्टी में, कि इतना हर जगह तो पौधा है नहीं, हर जगह तो पौधा है नहीं। तो क्या करेगा पौधा बेचारा? जितना है, जहां पे है, जितना खा पाएगा उतना खाएगा, है ना? उतना ही लेगा वो। अमीनो एसिड उतना ही बना पाएगा, उतना ही फूड चेन में जाएगा। तो बाकी का क्या होगा? इतना तो मान लो जो फूड चेन में चला गया चला गया, बाकी का क्या होगा? बाकी का कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वापस से NO3 डबल माइनस को N2 बना देंगे, नाइट्रोजन बना के एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। ये देखो वापस कर देंगे। इस तरह से मतलब नेचर अपना हिसाब किताब सब मेंटेन रखती है ना? हम ही लोग हैं जो अपना हिसाब किताब मेंटेन नहीं रख रहे हैं। बाकी प्रकृति देर सवेर अपना सारा हिसाब किताब जीरो बैलेंस दिखा देती है भगवान को, कि देखो सब बराबर। तो यहां पर उसका काम करने के लिए कौन से लास्ट में है? विनाइट्रोजनी कारक जीवाणु। विनाइट्रोजनी क्या करण क्या है? कि यही जो नाइट्रेट है वापस से N2 बन जाए। ठीक है? नाइट्रेट ही वापस से N2 बन जाए, वही है ना? चलिए देखते हैं, आते हैं नीचे। तब यहां पर कुछ चीजें लिख लेते हैं, है ना? जैसे जैसे नाइट्रोजन है, पहला N2 से NH3 बना, है ना?
यहाँ पर लिख लेंगे एजोटोबैक्टर, पहला स्टेज है। दूसरे में, सॉरी, NH4 प्लस बनाया था, है ना। तो अब NH4 को बनाना है, अमोनियम आयन को बना देना है क्या, NO2 बनाना है ना। अब NO2 को तीसरे में NO3 बनाना है, सॉरी, NO2 को NO3 बनाना है, NO3 को फिर बनाना है, NO3 को फिर से N2 बनाना है। यही तो है चक्र। तो जो NO3 वापस से घूम करके फिर से नाइट्रोजन बन जाएगी, वही है विनाइट्रोजनीकरण, है ना, स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है जो ये काम करता है। लास्ट में ये देखिए ना, ये स्यूडोमोनास जीवाणु, है ना, ये विनाइट्रोजनीकरण का काम करता है वापस से, है ना, सड़ा गला करके क्या कर देगा। स्यूडोमोनास, ये नाम याद रखना, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कौन सा जीवाणु है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। तो उसमें ये ऑप्शन में दिखाई दे तो इसको टिक मारना, क्योंकि ये विनाइट्रोजनीकरण या अनाइट्रोजनीकरण, इसको देख लेना पेपर में कि नाइट्रोजनीकरण कहाँ है या अनाइट्रोजनीकरण कहाँ है। तो स्यूडोमोनास अनाइट्रोजनीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। कहाँ पाया जा रहा है, जीवाणुमित जीवों में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और इस तरह से अंतिम में नाइट्रोजन का चक्र पूरा करने में कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है, अंत चक्र। चक्र को अंतिम में कौन जोड़ रहा है, तो यही स्यूडोमोनास ही है, जो पुनः नाइट्रोजन को जोड़ करके बना दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखने को पाएंगे, ये देखिए, है ना, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे नाइट्रोजन आता है, जाता है। अभी नोट्स हम आपको भेज देंगे, इसमें डिटेल में आप देख पाओगे। ठीक है, इसके चक्र को भी आप चाहो तो ऐसे छोटा चक्र बना लो, है ना। एटमॉस्फेयर में थी नाइट्रोजन, है ना, वहां से नाइट्रोजन का क्या हुआ, दूसरे नंबर पर बननी है इससे NH4 प्लस। इसका क्या होना है, इसका होना है NO2 माइनस। इसका क्या होना है, इसको बनना है NO3 डबल माइनस। इसका क्या होना है, वापस से वही बन जाना है ना। अलग अलग बैक्टीरिया की बात करेंगे तो अलग अलग बैक्टीरिया का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, कौन को कौन से स्टेज में कौन काम कर रहा है ना। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। और NO3 डबल माइनस, सॉरी, NO2 माइनस, NO3 डबल माइनस कौन कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पर कौन है, स्यूडोमोनास, पुरीदा पूरा नाम है इसका, क्लमाइडोमोनास, स्यूडोमोनास। एक होता है क्लमाइडो, है ना, मोनास, स्यूडोमोनास, है ना। तो ये वापस से घुमा करके नाइट्रोजन बना देता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र जो होता है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं, क्लियर हो गया, नाइट्रोजन साइकिल इतनी थी और यहां से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखने चल रहे हैं ऑक्सीजन का चक्र। चलें आगे, ये बड़ा आसान है। ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र आपस में कनेक्टेड है ना। ये देखिए, इसको अगर आप देख लोगे तो क्लियर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन चक्र वैसे भी बड़ा आसान है, ये दोनों चक्र आपस में जुड़े होते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ऑक्सीजन
किससे कनेक्टेड होता है? कार्बन से। और कार्बन चक्र ऑक्सीजन से। मजबूरी भी कह सकते हो इसे। होना ही होगा, है ना। अब जैसे पौधे हैं, पौधा क्या करेगा? पौधे में हरी पत्तियां हैं। हरी पत्तियां क्या करती हैं? इसमें स्टोमेटा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड खींचेंगी प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। प्रकाश संश्लेषण करेंगी। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके फिर ये ऑक्सीजन देंगी। कार्बोहाइड्रेट भी बनाएंगी, ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगी। ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, अब वो जीव जंतु लेगा। इसमें मान लो अब ऑक्सीजन रिलीज कर दी, O2 रिलीज कर दी, है ना। तो अच्छा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? पेपर में 2016 IS3, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी घास भूमि, ऑप्शन डी सदाबहार वन। कौन? सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन देता है? सवाल। बहुत बढ़िया, शैवाल। और पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई भी शैवालों ने ही दी थी। नीला हरा शैवाल था, साइनोबैक्टीरियल एल्गी जिसे कहा जाता है। नीला हरा शैवाल या साइनोबैक्टीरियल एल्गी जो था, वो है। ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से एटमॉस्फियर में ऐड होती है और एटमॉस्फियर से रिमूव होती है? ये दो शब्द बना करके क्वेश्चन काफी बने या बनते हैं। अब जीव जंतु ऑक्सीजन ऐड होने जैसे ये ऑक्सीजन को ले लेगा, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में जंतुओं के द्वारा, है ना। कोई जंतु तो नहीं लग रहा है ना, ऐसे फील कर लो कि जंतु है ना। तो अब ये क्या है? एनिमल है, जंतु है, मानव है, मान लो हम लोग हैं। तो ये श्वसन में ऑक्सीजन हम लोग ले लेंगे, और उसके बाद फिर क्या निकाल कर देंगे? CO2 रिलीज कर देंगे। ये देखो, CO2 रिलीज कर देंगे, CO2 रिलीज कर देंगे, पौधा फिर से उसे ले लेगा। ये चक्र गोल गोल घूमता रहेगा। ये देखिए, ऊपर आ जाते हैं बढ़िया वाली फोटो, ये ये देखिए ऑक्सीजन चक्र। अब इसमें देखना है, तीर की दो डायरेक्शन और दो कलर हैं। जो एक दिखा रहा है, एक कलर दिखा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो ये कौन सा वाला कलर होगा? वायुमंडल में ऑक्सीजन आना, ऑरेंज कलर। ठीक। और ऑक्सीजन खर्चा जो हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन वहां से खत्म हो जा रही है, वो कौन सी प्रक्रिया है? वो रेड कलर से दिखाया है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऑक्सीजन वायुमंडल में आ कहां से रही, कौन कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन आ सकती है? आप लोग दिमाग लगा के बताइए। एक तो मैंने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण। क्या इसके अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है? हम्म। ये देखिए, ऑक्सीजन का उपभोग जीवधारियों द्वारा श्वसन, खनिजों के ऑक्सीकरण। ठीक। खनिजों का ऑक्सीकरण, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक, लोहे में
जंग लगना, ये वाला जो सिस्टम, उससे भी कोई भी, जैसे वो है, जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, मर गया, जल उसको जला दिया गया, जब भी जलेगा तो ऑक्सीजन खर्चा होगा। कोई जीव जंतु सांस लेगा तो भी ऑक्सीजन खर्चा होगा, यानी उपभोग, मतलब खर्चा, है ना। तो सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीकरण होगा लोहे में और भी जो धातुएं हैं उन सब में, तो खर्चा होगा, है ना। इसी तरह से अगर कोयला जलाओगे, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन अगर दहन करोगे, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कोयला जलाना, जिसको सरल भाषा में लिख दें, कोयला जलाना, जीवित लकड़ी भी जला दोगे तब भी जैव भार के दहन के अंतर्गत आएगा, है ना। जंगल में आग लग जाए, तो इन सब प्रक्रिया होती हैं जिससे कि क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से निकल जा, खर्चा हो जा रही है, खर्चा उपभोग कर लिया जा रहा है, तो उपभोग कर लिया जा रहा है तो आना भी तो चाहिए, है ना। तो आने के स्रोत क्या क्या है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से ला सकते हो, लेबोरेटरी में भी ऑक्सीजन बना सकते हो, प्रयोगशाला में भी। और मूल स्रोत जो है वो क्या है, पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये मूल स्रोत है जिससे कि आती है, ठीक है। तो ये था, और इसी से संबद्ध कार्बन चक्र एक साथ ही बता दिया गया है, वो उसी में ऐड हो गया है। ये देखिए, जीवों कार्बन जो है शरीर के लिए अत्यंत अनिवार्य है, कार्बोहाइड्रेट में भरा पड़ा है ना। जितना जैसे ऑक्सीजन शरीर में चाहिए वैसे कार्बन भी चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, उश्वसन, एक होता है श्वसन, दूसरा होता है उश्वसन, की प्रक्रिया में ये निर्मुक्त हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 देंगे, पौधों पौधे वही CO2 लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, पहले वाला सेम है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, वायुमंडल सागर मृदजियों द्वारा संपन्न होती है, जमीन में भी दब जाती है ना, फिर अपघटित हो, इसका थोड़ा सा मेहनत वाला चीज है कार्बन साइकिल, उसको लिए हम बनाएंगे, इसको कहाँ पे, इसको बना ले, चलो यहीं बना लेते हैं, अलग से, अलग से बना लेते हैं। जैसे, अब जैसे मान लो एक ठो पेड़ पौधा बना लेते हैं, प्लांट। अब एक तो वही जो खरगोश था वही बना लेते हैं, है ना, मतलब बैठा है ये बेचारा, अब इसने खाया, खाया नहीं, यहाँ पर बात है अलग, ऑटो लिया इसने, है ना, और इसने क्या रिलीज किया, इनहेल एक्सहेल, दो चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। तो इस तरह से एटमॉस्फियर में श्वसन, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे श्वसन, दूसरा हो गया उश्वसन, उश्वसन, एक्सहेल की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, वायुमंडल में ऐड हुई, वायुमंडल से ही तो लेगा ये पौधा, ये पहले कहाँ जाएगी, ये पहले तो जा रही वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल, वायुमंडल में जाएगी तब पौधा लेगा। तो वायुमंडल में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, उस श्वसन से, उस श्वसन से वायुमंडल में निकल कर पहुंच गई। चलो ठीक, अब बात आती, करे ये पेड़ पौधा मर जाए, खप जाए, दब जाए, मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, तो ये जो मृत कार्बनिक पदार्थ है इसमें आ गया इससे, है ना,
ये दोनों एक समय के बाद ये भी बेचारा मरेगा, ये पौधा भी मरेगा, इसके पत्ते उत्ते गिर रहे होंगे। अब क्या होगा कि इनका होगा अपघटन, माइक्रोब्स इनका करेंगे अपघटन। तो जब अपघटन होगा तो फिर से इस अपघटन की प्रक्रिया में, इस अपघटन की प्रक्रिया में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऐड हो जाएगी। यानी इसको लिख देंगे अपघटन, डिकम्पोजिशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पहुंच जाती है वायुमंडल में। चलो, अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाया, वो मिट्टी में दफन हो गई, बरीड इन रॉक्स, चट्टानों में कैद हो गया ये जीव जंतु का बॉडी। अगर पेड़ पौधा दबा है, कॉम्प्लेक्स एकदम पेड़ पौधा जटिल, तो बनेगा कोयला, है ना। कोयला की कई सारी अवस्थाएं हैं, है ना। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, है ना। उसमें नहीं जाना है, सिंपल यहां बात करेंगे। इसी तरह से जीवधारी हैं, पानी में व्हेल मछली है, शार्क है, बड़े बड़े, वो सब भी दबेंगे खपेंगे, है ना। तो क्या पढ़ेंगे, जीवाश्म मतलब कच्चा तेल बनेंगे, है ना। फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ये सब बने, केरोसिन, मिट्टी के तेल, ये सब चीजें बन रही हैं। तो दोनों ही कैद हो गए हैं। ये किस में चले गए, ये लॉन्ग टर्म साइकिल में चले गए, लॉन्ग टर्म साइकिल में। लंबे समय तक के लिए अब ये कार्बन ब्लॉक हो चुकी है, कार्बन कैद हो गई। अब 400 मिलियन साल के लिए कैद, 500, अब डिपेंड करता है कि इंसान इसे कब खोद करके कब इसमें आग लगा दे। अब जब इनको निकाल करके वो जीवाश्म ईंधनों का दहन करेगा, तो फिर से वो जो कार्बन थी, कार्बन कैद थी, वो निकल करके पहुंच गई फिर से एटमॉस्फेयर में। और यही नहीं करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस है, पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगी, ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, विपदा आएगी, प्रजातियों का विलोपन होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, डूब जाएंगे तटवर्ती क्षेत्र। यही तो संकट है, क्योंकि हम लोग खूब कारखाने चलाने के लिए, फैक्ट्रियां चलाने के लिए हम लोग खूब निकाल निकाल करके लॉन्ग टर्म साइकिल को शॉर्ट टर्म बना दे रहे हैं। तो कोनो अच्छी बात है भाई, नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म साइकिल में से कैसे निकल आई, जीवाश्म ईंधनों के दहन, जीवाश्म ईंधनों के दहन से वापस से रिलीज होकर के पहुंच गई। ठीक, तो ये पूरा साइकिल देख। अच्छा, ज्वालामुखी अपर्दन वगैरह हो जाए तब भी रिलीज हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं कि इंसान ही करे ऐसा काम तो हो, है ना। ऐसा अपने आप भी हो सकता है, ऐसा दूसरे कारण से भी हो सकता है, ज्वालामुखी अपर्दन से भी हो सकता है। ज्वालामुखी अपर्दन से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज हो जाती है। अब इस पेड़ में आग लग जाए, जिंदा है पेड़ अभी, तो क्या होगा भाई। अब तो क्या है, दावा नल है ये, वनाग, बायोमास बर्निंग, पेड़ से लकड़ी तोड़ के लेके आए, सीधे चूल्हे में डाल दिए, ऐसा भी होता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। यही तो है कंप्लीट कार्बन साइकिल। ठीक है, यहां से हम लोगों का आज का ये जो चैप्टर है खत्म हुआ। कल हम लोग देखेंगे जो सेडिमेंट्री साइकिल्स, फास्फोरस और सल्फर हैं। कल का हमारा वो टॉपिक होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल कल खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो आप लोग सल्फर और फास्फोरस का चक्र बढ़िया से पढ़ के आइएगा, तब जो है मजा आएगी क्लास में। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल कल खत्म करके उसके जो है
क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, लगाएंगे, और देखेंगे कि आप लोग जो पढ़े हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है। अभी जो है रिकॉर्डिंग आप करते हैं, किसी को जो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं।